हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओमेगन इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8, 9 और 10th के क्रैश कोर्स अवेलेबल होंगे। तो इस चैनल को आप, इस प्लेलिस्ट को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। थैंक यू। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा था कि मोशन कैसा होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं, कैसे वो वर्क करता है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारियाँ ले ली थी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, तो मोशन में होने के कारण उस पर क्या क्या नियम कानून आता है, इसके बारे में चैप्टर में किया गया है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि मान लीजिए आप चल रहे हो, तो आपके चलने पे आप किस सरफेस पे चल रहे हो, इस पर बहुत बड़ा डिपेंडेंसी होता है। जैसे हम लोग खेलते हैं मैदानों में, तो जब मैदानों में खेलते हैं तो हम नॉर्मली वहाँ पर रन कर रहे हैं, लेकिन उसी स्पीड पर अगर हम ऐसे जगह पर रन करें जहाँ पूरा डस्ट गिरा हुआ है या बालू गिरा हुआ है, तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि हम बहुत ही उसमें मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो इन चीज़ों को कैसे समझना है, क्या क्या वहाँ पर काम करेगा, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक है हमारा फोर्स। सो फोर्स क्या होता है? तो फोर्स आपने बोला कि सर, हालांकि इस चैप्टर में है, आगे जाके फोर्स मिलेगा, फोर्स इज इक्वल टू एम है, लेकिन फोर्स का मतलब आप एक ही चीज़ समझिए कि कोई बॉडी है जिसका कोई मास है और वो किसी बॉडी को एक्सेलरेट करवा दे रहा है, तो F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन फोर्स एक्चुअली में जैसे ये देखिए, हॉकी स्टिक से बॉल फेंकना भी एक फोर्स है, ये बैलून को या बॉल को दबाना या किसी भी चीज़ को दबाना भी एक फोर्स है, स्प्रिंग भी एक फोर्स है, स्प्रिंग को स्ट्रेच करना ये भी एक तरह का फोर्स है। लेकिन फोर्स हमेशा दो तरह के होते हैं, एक बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। बैलेंस फोर्स जहां पर हमारा नेट फोर्स जीरो हो, जहां पर हमारा नेट फोर्स जीरो हो, वो बैलेंस फोर्स है। और अनबैलेंस फोर्स जहां पे हमारा नेट फोर्स जीरो ना हो, जीरो के बराबर ना हो, उसको अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अब ये नेट फोर्स क्या होगा उसके बारे में जानिए। जैसे मान लीजिए कोई एक बॉक्स है, डब्बा है, बक्सा है, कुछ भी है, उस पर किसी ने फोर्स लगाया, ठीक है। तो जैसे ही फोर्स लगाया तो बॉडी जो है, जो भी बक्सा है या जो भी कहिए, वो कुछ देर मूव किया, जो भी बॉडी है या बक्सा है वो कुछ दूर मूव किया। उसके मूव करने से क्या हो गया कि ये फोर्स अनबैलेंस हो गया। बैलेंस फोर्स क्या हो कि इधर से अगर फोर्स लग रहा है और इधर से भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगे, जिससे कारण दोनों तरफ से फोर्स तो लगे लेकिन ऑब्जेक्ट ना इधर जाए ना इधर जाए, तो उसको कहा जाता है बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कि आपने फोर्स लगाया और बॉडी इधर उधर मूव कर गया, तो वो एक अनबैलेंस फोर्स के कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो फोर्स लगाने पे देखिए, ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जब ये फोर्स लगा रहा है, ये बॉडी उधर मूव कर जा रहा है, मूव करने के कारण ये हमारा एक कहलाएगा अनबैलेंस फोर्स। तो एक चीज समझिए कि जैसे बक्सा दिखाया गया अभी आपको और बोला गया कि मूव किए, तो भैया वो चला गया। क्या बक्सा खुद से गया? नहीं ना। या कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से जाता है क्या? नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से कहीं नहीं जा रहा है। या कोई ऑब्जेक्ट खुद से कहीं जा रहा है तो कहीं वो रुकता नहीं है खुद से। जैसे मान लीजिए साइकिल आप चला रहे हो, साइकिल से आप कहीं जा रहे हो, साइकिल जा रहा है,
जब तक उस पर ब्रेक नहीं लगाओगे वो क्या होगा, वो रुकेगा ही नहीं। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि फर्स्ट नियम आता है मोशन का, और ऑब्वियस सी बात है ये तीनों ही नियम हमें सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। सो आवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज दैट एवरी बॉडी या एवरी ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यू टू बी इन द मोशन और रेस्ट until or unless an external force applied on it। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, या मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक कि कोई एक एक्स्ट्रा फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। एवरी ऑब्जेक्ट या एवरी बॉडी इज कंटिन्यू टू बी इन मोशन और इन रेस्ट until or unless an external force applied on it। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगे या नहीं लगे, जब तक नहीं लगेगा तो चाहे आगे पीछे कहीं से भी, जब तक कि कोई फोर्स नहीं लगेगा वो बॉडी ना रुकेगा अगर चल रहा है तो, और अगर रुका हुआ है तो रुका ही रह जाएगा, वो चलेगा नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि कोई बॉल है, ये बॉल क्या किया, बॉल यहाँ से नीचे गया, कुछ दूर मूव किया, फिर वो ऊपर चढ़ गया, फिर वो नीचे आएगा, इधर जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्लैंट हाइट है ये फोर्स का काम कर रहा है। ठीक है, बॉल फोर्स पर डिपेंड है। द डाउनवर्ड मोशन, द अपवर्ड मोशन और अ मार्बल एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ डबल इंक्लाइंड प्लेन, ये अलग अलग डायरेक्शन में बॉल को दिखाया गया है कैसे वो काम करता है। सो अब आया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, जब मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, तब तक जब तक कि कोई बाहरी फोर्स ना लगे। जैसे अगर मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो तो साइकिल रुका हुआ है, जब पैडल मारोगे तब वो चलेगा, और वो चल रहा है तो जब ब्रेक मारोगे तभी वो रुकेगा, ऐसे वो रुकने वाला या चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक कैटेगरी आ जाता है जिसको हम लोगों ने नाम क्या दिया हुआ है, इनर्शिया। और इनर्शिया क्या करता है, देखो इनर्शिया का काम क्या है, इनर्शिया का काम है कि वो कुछ भी अननेसेसरी चीज हो रहा है तो उसको रोकता है, कि वो अचानक से कोई भी चीज को होने नहीं देगा। ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, एक मिनट, हाँ, inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. The mass of an object is a measure of its inertia. Inertia क्या करता है, inertia एक नेचुरल टेंडेंसी है जो कि अचानक से कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में जा रहा है या मोशन से रेस्ट में आ रहा है तो उसको रोकता है, वो अचानक से होने नहीं देता है। इस पर बात करते हैं। देखिए इनर्शिया तीन तरह का होता है। पहला होता है इनर्शिया एट रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया एट मोशन, तीसरा होता है इनर्शिया एट डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन और इनर्शिया एट डायरेक्शन। देखिए को ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और वो रुका ही रहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, लेकिन जैसे एक्सटर्नल फोर्स लग गया इनर्शिया उसको रोकना चाहता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इनर्शिया एट रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और वो अपना टेंडेंसी नहीं छोड़े। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए कभी किसी गाड़ी पर जा रहे हैं, गाड़ी रुका हुआ है, अचानक से एक्सेलरेट किया और वो आगे बढ़ गया, तो उसके आगे बढ़ते ही हमारा बॉडी पीछे की तरफ चला जाता है। ये हुआ इनर्शिया एट रेस्ट, कि वो बॉडी रुका हुआ था, वो रुका ही रहना चाहता है तब तक कि जब वो बॉडी रुका ही रहना चाहता है, दैट इज नोन एज इनर्शिया, कि वो अपना टेंडेंसी नहीं छोड़ना चाहता, वो जैसा है वैसा ही। तो इनर्शिया एट रेस्ट क्या हुआ, आपको एग्जांपल समझ में आया कि कोई गाड़ी पर आप बैठे हुए हैं, वो रुका हुआ है, चाहे ट्रेन हो या ऑटो हो, आपने चेक किया होगा, बाइक हो, अचानक से आगे बढ़ गया तो आपका बॉडी पीछे की तरफ हो जाता है और उसको कहते हैं हम लोग इनर्शिया एट रेस्ट। सेकंड है इनर्शिया एट मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो चला ही जा रहा है,
और अचानक से ब्रेक लग गया। जैसे कभी कभी गाड़ी में ही हम लोग का क्या होता है कि चलते जाते हैं और अचानक से हमें ब्रेक लगाना पड़ता है, तो उस समय हमारा बॉडी जो है आगे की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी और जो गाड़ी है वो ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, अचानक से रुकना पड़ा, पर आपका जो बॉडी है उसमें इनर्शिया जनरेट हो गया, वो रुकना नहीं चाहेगा, वो क्या करेगा, आगे खुद को आगे भेज देना चाहेगा। तो इसीलिए आप बहुत बार देखते होंगे कि एक्सीडेंट्स वगैरह में जैसे ही ब्रेक लगता है स्पीड में, जो ड्राइवर है या उसके साथ जो भी साथी है वो आगे की तरफ गिर जाता है। थर्ड है इनर्शिया डायरेक्शन। गाड़ी चलते में अचानक से अगर आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ा तो आपका बॉडी राइट हो जाएगा, गाड़ी तो लेफ्ट रहेगा, आपका बॉडी राइट हो जाएगा। या फिर आपको राइट टर्न लेना रहा तो गाड़ी राइट की तरफ रहेगा और बॉडी आपका लेफ्ट की तरफ रहेगा। तो ये टेंडेंसी है जो कि रेजिस्ट करता है कोई भी अननेसेसरी चेंजमेंट को। और ये हमारा पहला जो लॉ है इसी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट लॉ को और क्या नाम दिया गया है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें इनर्शिया मास पे डिपेंड रहता है। तो all the examples and activity given so far illustrate that there is a resistance offered by an object to change its motion। ठीक है, ये सब चीजें अभी हम लोग जान चुके हैं। आते हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बात करते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली में क्या होता है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और उसको हम लोग किस दूसरे नाम से भी जानते हैं, यहां पर वो बात करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले हमें एक चीज जानना होगा, मोमेंटम। एक वर्ड आता है मोमेंटम। ठीक है, क्रिकेट में आपने ध्यान दिया होगा कि अचानक से कोई बल्लेबाज जो है वो रन नहीं मार रहा और अचानक से मारना शुरू कर दे, तो कमेंटेटर हमेशा कहते हैं क्या कि इस प्लेयर ने मोमेंटम जनरेट किया है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को आप ऐसे समझिए, मोमेंटम को डिनोट किया जाता है P से। इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज करते रहता है। तो जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा उसका मोमेंटम, ध्यान में रखना है, जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ही ज्यादा उसका मोमेंटम। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड, डिनोटेड बाय पी। ठीक है, सो मोमेंटम आपको समझ में आया कि मोमेंटम क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट का मास इनटू वेलोसिटी। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज proportional to the applied unbalanced force, proportional to the applied unbalanced force and the direction of force। देखिए, मोमेंटम के पास अपना मैग्नीट्यूड प्लस अपना डायरेक्शन खुद का होता है, और मोमेंटम उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर आपका डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट तो आपका मोमेंटम भी हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पे पहले बात करते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एक्चुअल में होता क्या है। तो उसके लिए आते हैं हम लोग इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में। इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास जिसका मास है m। ध्यान देना है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, वो मूव कर रहा है u के स्पीड पे, किसी भी जगह पे वो मूव कर रहा है u के स्पीड पे एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और अब उसका स्पीड जो हो गया है, अब उसका जो वेलोसिटी है वो v हो गया कितने देर में? टाइम t सेकेंड में। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ? देखिए, मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी।
अगर मैं इनिशियल मोमेंटम का बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। अगर दोनों में मैं चेंजमेंट का बात करूं तो दोनों में चेंज कितना होगा, एम भी माइनस एम यू, यही तो चेंज होने वाला है। देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है एम भी माइनस एम यू, और एम दोनों में है, कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, भी माइनस यू बचा। फोर्स यही कहना चाह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट कहीं भी आए, क्लास 9 में आप लोग आ गए, आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि जिस डेफिनेशन में आपको ये दे दे कि द रेट ऑफ चेंज, तो आपको बाई में टाइम लगा देना है। अब आप ध्यान दीजिए कि एम वी माइनस यू बाई टी, फर्स्ट चैप्टर में v माइनस यू बाई टी का एक फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था कि v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू a, सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, यहां पे लिखा हुआ है आपके पास f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अगर अब देखिए प्रोपोर्शन को हटाकर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, प्रोपोर्शन को हटाते ही हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, सो f इक्वल्स टू के एम ए। अगर k का वैल्यू 1 रखें, इफ k इज इक्वल टू 1, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए। ये एक हमारा फॉर्मूला है जो कि काम करता है। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। तो हम लोग फोर्स कैसे निकालते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, और क्योंकि ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम पे डिपेंडेंट है तो हम लोग लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से भी इसको जानते हैं। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों ही क्लियर हो गया होगा। आते हैं हम लोग थर्ड लॉ के तरफ। ये देखिए एक डायग्राम है, ये मोमेंटम ही बता रहा है कि मोमेंटम कैसे काम करता है। जैसे आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो, आपको पता होगा, आप बिना पढ़े भी इस लॉ पर काम करते हो कि जब खेलते हो तो कैच लेते वक्त बॉल को ऐसे डायरेक्टली कैच नहीं करते हैं, बॉल को हम लोग धीरे 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 पीछे लाते हैं ताकि जैसे जैसे वो बॉल पीछे आए स्पीड उसका कम होते जाए, वेलोसिटी कम होते जाए, उसका मोमेंटम बहुत कम हो जाए। अगर यहीं पे कैच ले लेंगे इस पोजीशन पे तो हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा चोट लगेगा और कैच भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम बहुत ज़्यादा रहेगा, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे उसको नीचे की तरफ लाएंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगा और हम कैच जो है वो आसानी से कर पाएंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बहुत ही लोगों को अच्छे से पता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन हो तो उसका जो रिएक्शन होता है बराबरी का होता है और अपोजिट डायरेक्शन होता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आपने देखिए मैं इसी की बात करने जा रहा था, आपने गोली मारा, ठीक है, आपने बंदूक लिया, आपने गोली मारा, तो गोली मारने से क्या होगा कि आपके गोली चलाते ही गोली जो है बंदूक से बहुत ही स्पीड में आगे जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बंदूक को कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बंदूक भी पीछे की तरफ आएगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि इसका ट्रेनिंग होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर बंदूक ठीक से एडजस्ट नहीं किया गया रहा और आप गोली चला दिए तो आपके ये कंधे को वो तोड़ देगा, इतना फोर्स से वो पीछे आता है। सो रिकॉइल ऑफ गन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कब, जब बुलेट जो है वो आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। सो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही हमारा इस चैप्टर में टॉपिक्स था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। यहाँ पे एक दो और एग्जांपल देख लीजिए कि अगर आपको पानी में आगे बढ़ना है तो कोई चीज़ जो है वो पीछे जाएगा, इक्वल ही जाएगा। ये हमारा चैप्टर था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। क्योंकि अभी चैप्टर बहुत छोटा हो गया है, वरना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह भी चीज़ था पहले जुड़ा हुआ, जो कि अभी हटा दिया गया है सिलेबस से। सो आप लोगों के कोई भी तरह का डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।